वन आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही क्योंकि सीरत के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, PYQ डेली PYQ सॉल्व करिए। और ये भी एक PYQ का पेपर है जो कि है EVS का 30 दिसंबर 2021 का पेपर है। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चंस। ओके, तो आप अपने आप को चेक करिए कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है और कितना आपको आता है, कितना क्वेश्चंस आपका सही रहता है, वो आपको सारा इसमें चेक करना है। ओके, और कमेंट में मुझे बता के जाइएगा लास्ट में कि आपका कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए 61 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि EVS की जो एक EVS की क्लास है, उस EVS की क्लास में एक बच्चा है जो कि अबू धाबी का है। ठीक है, तो टीचर ने डिसाइड किया है कि उसका जो ऑनलाइन क्लास रहेगा ना वो 10 बजे रहेगा, सुबह की 10 बजे की क्लास रहेगी। तो व्हाट विल बी द ऑप्शंस, कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? तो मतलब कि अगर इंडिया का बच्चा 10 बजे पढ़ाई करने बैठ रहा है तो अबू धाबी का बच्चा कितने बजे बैठेगा? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा अबू धाबी है ना वो हमारे इंडिया से 2 या 2.5 घंटा पीछे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 10 बजे से 2.5 घंटा आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 7:30। ठीक है, यहाँ पे 7 दिया है, 7:30 दिया है, मतलब कि वही समझिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट, क्योंकि 2.5 घंटा 2 और 2.5 घंटा हमारा जो इंडिया है वो आगे है और जो अबू धाबी है वो पीछे है। ओके, तो ये जो मैंने पेपर पूरा एक बार प्रैक्टिस किया है, तो ये पेपर जो है ना दूसरे जितने भी मैंने पेपर अभी तक सॉल्व करवाया है उसके कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। हाथी के बारे में नहीं दिया गया है, हनी बी के बारे में नहीं दिया गया है, मतलब EVS में जितने भी कंटेंट रिगार्डिंग क्वेश्चंस है ना वो नहीं दिया है। इसके क्वेश्चंस आप देखिए, अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि इसका लेवल थोड़ा जो है ना वो हाई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट यूज टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया? इंडिया में सबसे कम कौन सा तेल इस्तेमाल होता है खाना में? ओके, खाना बनाने में पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट, ये तीनों ऑयल हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। पाम ऑयल जो है इसका इस्तेमाल इंडिया में सबसे कम किया जाता है खाना बनाने में। ओके, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। द प्रिंसिपल आस्क एन EVS टीचर टू सिलेक्ट इंडोर प्लांट्स ऑफर ऑफिस। तो प्रिंसिपल जो है ना अपने टीचर को बोलती है कि मेरे ऑफिस के लिए मुझे इंडोर प्लांट्स चाहिए, तो तुम जाओ और कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट करके लाओ। तो जो टीचर है वो कौन से प्लांट को सिलेक्ट करके लेके आएगी? तो फर्स्ट है एलोवेरा, पेटूनिया एंड मनी प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट एंड क्रूटॉन, मनी प्लांट, पेटूनिया या मिंट। तो देखिए मिंट विंट तो कोई घर पे थोड़ी लगाता है, पेटूनिया भी जो है ना उसे घर पे नहीं लगाया जाता, अंदर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो होते हैं और वो प्लांट भी मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है घर के हिसाब से। ठीक है, एलोवेरा, मिंट एंड जेरेनियम। तो मिंट अंदर नहीं लगाते, घर के बाहर लगाते, क्योंकि उसे थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो जो टीचर है ना वो क्या लेके आएगी? एलोवेरा, घर के अंदर हम एलोवेरा लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं एंड क्रूटॉन प्लांट लगा सकते हैं। तो एक टीचर जो है वो ये 3 पौधों को सिलेक्ट करेगी। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। अंत तक वीडियो जरूर देख के जाए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस वीडियो में इस चैनल पे आपको सारे PYQ मिलते रहेंगे डेली, एवरीडे एक ना एक PYQ आपको EVS का या तो CDP का या तो फिर SS का मिलता रहेगा। NCERT बेस्ड सारा EVS का सॉल्यूशन हो चुका है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PYQ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। इन विलेजेस इट इज़ कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ वुमेन एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, दिस मैथड इज़ नोन एज। तो गांव में आपने देखा होगा कि जितने भी महिलाएं हैं ना घर पे ही क्या करती है, ग्रेन जो होता है, कुछ भी जो गेहूं चावल होता है उसमें जो भी भूसी वगैरह होती है ना वो घर पे ही निकाल देती है। तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? जैसे कि अपने मम्मी को भी देखा होगा, घर पे ही मम्मी क्या करती है, चावल को मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है फटकना। ओके, तो जब फटकते हैं ना तो उसमें जो भी भूसी वगैरह रहता है सारा निकल जाता है। तो
मैंने आपको आंसर ही बता दिया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन या फिर थ्रेशिंग। तो देखिए, फटकना होता है, इसका मतलब क्या होता है? फटकना। जब हम फटकते हैं तो उसमें से भूसी निकल जाती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं 65 वाला क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म where one organism benefits from the association while the other is harmed, this known is, मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म सिस्टम है ना, तो देखिए जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी एक प्राणी के लिए बेनिफिट वाला होता है तो दूसरे प्राणी के लिए कैसा होता है? हार्मफुल होता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एक साइकिल है और उस साइकिल के हिसाब से ही ऑर्गेनिज्म को रहना पड़ता है, राइट। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहजीविता, सहोपकारिता या फिर प्रतियोगिता या परजीविता। क्या कहा जाता है उसे? परजीविता कहा जाता है, क्योंकि एक प्राणी के लिए वही चीज़ लाभदायक है तो दूसरे प्राणी के लिए वही चीज़ क्या है? हानिकारक है, तो उसे कहा जाता है परजीविता। उसी पे हमारा जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम है वो बसा हुआ है। ओके, हिरण जो है वो शाकाहारी होता है, तो जो लायन है वो मांसाहारी होता है, उसको खा लेता है। अगर नहीं खाएगा तो जो जंगल में जो प्राणियों की संख्या है वो बढ़ जाएगी और इंसानों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम है वो परजीविता है, किसी के लिए लाभदायक होता है तो किसी के लिए हानिकारक होता है। चलिए देखते हैं 66 वाला। एंडेमिक स्पीसीज आर, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ, मतलब कि जो प्रजातियां विशेष क्षेत्रीय है उसका मतलब क्या होता है वो बताना है। ओके, रेयर स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर इम्पॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो हमें क्या करना है? विशेष क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र का बताना है ना। तो विशेष क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां को ही विशेष क्षेत्रीय कहा जाता है। जिस क्षेत्र में उसे पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? विशेष क्षेत्रीय। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में मिलता है उसे ही क्या कहा जाता है? एंडेमिक स्पीसीज आर। ओके, चलिए देखते हैं 67 वाला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। 67 वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है? किसके वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसके वजह से, एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा है इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या जो नेचुरल कैलामिटीज़ और फ्लड एंड ड्रॉट बढ़ रहे हैं इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। देखो, अगर ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है ये तो अच्छी बात है भाई, इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कट हो गया। अब बचा हमारे पास A, B, D और यही आपका आंसर सही है। ओके, A, B and D इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब 68 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट? कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, हॉट डेजर्ट हैव हाई टेम्परेचर वाइल कोल्ड डेजर्ट हैव लो टेम्परेचर। ये तो सही है, क्योंकि जहाँ पे हॉट डेजर्ट रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा और जहाँ कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा, तो ये तो सही है। ठीक है, हॉट डेजर्ट्स आर बैटर्ड बाय सन एंड आर सैंडी। हॉट डेजर्ट में जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है और वहाँ की जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है। एंड कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है? आइस एंड स्नो होता है, ये भी बात सही है। हॉट डेजर्ट्स आर रेड और ऑरेंज वाइल कोल्ड डेजर्ट्स आर ग्रे, क्योंकि देखो हॉट डेजर्ट में क्या है? सन की रेज इतनी ज़्यादा होती है कि सॉइल कैसी दिखती है? रेड एंड ऑरेंज कलर की। एंड कोल्ड डेजर्ट में सब जगह क्या है? सब जगह बर्फ़ 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 ही है, तो जो हमारा डेजर्ट है वो कैसा दिखाई देगा? ग्रे कलर का। तो ये बात भी भाई सही ही है। हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सीजनल इफ़ेक्ट्स। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट में सीजनल इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, तो ये तो भाई गलत बात है, सीजनल इफ़ेक्ट्स यहाँ पे नहीं होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ A, B and C। A, B, C इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको 68 वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 69 वाला।
नेशनल पार्क्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, विच नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो जितने भी नेशनल पार्क है ना वो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नेशनल पार्क ही नहीं रहेंगे तो सारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं हाथियों को उसके टस्क के लिए मारा जाता है, राइनोसेरस को उसके हॉर्न के लिए मारा जाता है, तो फिर हम इंसानी उसे मार डालेंगे। इस नेशनल पार्क को बनाया गया है। तो सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा नेशनल पार्क या फिर बंधगढ़ नेशनल पार्क। तो सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 70 वाला, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन फ्रॉम द स्टेप गिवन बिलो। तो जो नीचे स्टेप दिया गया है ना उसके अकॉर्डिंग बताना है कि किस प्रकार से बीज के अंकुरण का सही जो क्रम है वो बताना है। किस प्रकार से जो बीज है उसमें अंकुरण आते हैं, किस तरह से वो फूटता है फिर फलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो देखियो फर्स्ट क्या है, पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो पत्ते के बारे में, जब पत्ती आएगा तब आएगा। सेकंड देखते हैं, बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। यह जो बी वाला है ये सही है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है बीज को भिगो के रखते हैं ताकि वो नरम हो जाए, जल्दी से वो फूटने लग जाए। ठीक है, फिर सी का देखें तो बीज से अंकुरण होता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस स्थिति में बेबी पौधा बीज से उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। ओके, तो देखिए इसमें से क्या होता है, जब फूट जाता है ना तो बीज में से क्या होता है छोटी सी एक जड़ निकलती है, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से ही जीवित रहता है। ये जो डी वाला है आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज बीज से अंकुरण होता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट ये जो थर्ड वाला है ये आपका हो जाएगा फोर्थ और ये हो जाएगा फिफ्थ। ओके, सबसे लास्ट में क्या होगा कि पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ओके, एंड सेकेंड लास्ट क्या होगा, बीज से अंकुरण होता है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब पौधा ऐसे से बढ़ने लग जाता है, जब पत्तियां आने के बाद वो अपना खाना स्वयं बना लेता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 71। इसमें भी आपको क्या बताना है, बाजरा सीड्स के बारे में बताना है कि किस तरीके से उसको हम लोग बोएंगे। ओके, उसकी पूरी जर्नी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बाजरे के बीज की खेत जो है उसकी सही यात्रा में चुनना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ओके, बाजरा जो है वो पक चुका है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, काटेंगे, थ्रेशिंग करेंगे, गूँथना, फटकना, पीसना, सेकना या बेलना, या फिर फसल काटना, फटकना, पीसना, थ्रेशिंग, गूँथना, बेलना और सेकना। क्या होगा बताइए जल्दी से। ये चारों ऑप्शंस आपको पास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप खुद ही यहाँ से देख सकते हो। लास्ट से अगर आप करोगे ना तो आपको दिमाग लगेगा। देखो सबसे लास्ट में हम लोग सेकते हैं, इसमें भी सेकना दिया, इसमें भी सेकना दिया है। तो ये फटकना सबसे लास्ट में नहीं होता और बेलना भी सबसे लास्ट में नहीं होता, तो ये दोनों पहले कट हो गए। अब क्या बचा, सेकना और सेकना। सेकने से पहले हम लोग बेलने का काम करते हैं, ये भी सही है। बेलने से पहले हम लोग गूँथने का काम करते हैं, ये भी सही है। गूँथने से पहले हम लोग पीसने का काम करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और जो थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग नहीं आएगा, राइट। फटकने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 71 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं आगे का। तो इस तरीके से भी आप ना, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है रेड डेटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ। तो एक बुक होती है, ओके, उसमें ना
बहुत सारे प्लांट्स एंड द एनिमल्स के बारे में ना इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो इसका नाम है रेड डेटा बुक। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे रेड लाइट स्टार्ट हो गई, या फिर डेंजरस जोन भी बोलते हैं हम लोग रेड को, राइट। तो ये जो रिकॉर्ड है ये उसमें क्या रिकॉर्ड रखा जाता है? रेड फ्लावर्स का प्लांट का रिकॉर्ड रखा जाता है, या ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसका इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है, या ऑल एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, या इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसके बारे में उस रेड डेटा बुक में लिखा गया है? तो जो प्लांट एंड एनिमल अब डेंजर जोन में है, जिसका क्या बोलते हैं, जो अदृश्य होने वाला, जिसका जो प्रजाति है वो खतरे में है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 क्वेश्चन। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? ये जो क्वेश्चन है वो कौन से स्टोरी का है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये है बछेंद्री पाल की स्टोरी, राइट। जो बछेंद्री पाल जो है वो ग्रेजुएशन के बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लेती है, और वो कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए अब वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप बेस्ड। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव सी ऑन वन साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स के पूरे नाम लिखे गए हैं, कौन से स्टेट में वन साइड समुद्र है वो आपको बताना है। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो इसमें तो कोई सब जगह चारों तरफ ही सी है। तो हमें स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो ये तो स्टेट नहीं है भाई, ये तो यूनियन टेरिटरी है, वो ऐसे ही कट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड में पहले में क्या दिया है? देखिए थर्ड में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई भी समुद्र नहीं है, और फोर्थ वाले में मध्य प्रदेश दिया है, इसमें भी कोई समुद्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। आप इस तरीके से भी आपका दिमाग लगा सकते हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 75 वाला क्वेश्चन। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेजर ओकेजन ऑफ जॉय एंड गेटी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ना वो खुशी लेके आता है, तो उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? उत्तर प्रदेश और बिहार एंड मध्य प्रदेश जो है ना सेलिब्रेट करते हैं तिल संक्रांति। वो जो मकर संक्रांति होता है ना ये, तो तिल संक्रांति। झारखंड सेलिब्रेट पोंगल, तो यहीं पे गलत हो गया, पोंगल तो झारखंड वाले सेलिब्रेट नहीं करते हैं, राइट। गुजरात सेलिब्रेट लोहड़ी, ये भी गलत हो गया क्योंकि गुजरात वाले गरबा सेलिब्रेट करते हैं, पंजाब वाले लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा, असम सेलिब्रेट बिहू, वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट निब्बना। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले तिल संक्रांति मनाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी किस में दिया है? 2 वाले में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से स्टेट कौन सा फेस्टिवल मनाती है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, चलिए देखते हैं 76 वाला क्वेश्चन। मिस्टर लोकेश वॉज टॉकिंग अबाउट लैंडफिल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। मिस्टर लोकेश जो है ना वो लैंडफिल के बारे में बता रहे हैं एंड इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ही आस्क्ड स्टूडेंट टू विजिट द नियर बाय लैंडफिल एरिया एंड प्रिपेयर अ केस स्टडी रिपोर्ट। तो बच्चों को बोलते हैं कि जाइए आप लोग भी लैंडफिल पे जाइए, खुले एरिया में जाइए और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए, एक केस स्टडी प्रिपेयर करें। दिस एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। किस चीज़ के लिए एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है? हेल्प स्टूडेंट टू डिस्कवर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, help students to know the landfill site in an area, help students to go out to classroom and enjoy, help students to analyze and think of situations to mitigate the problem। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, कि जो हमारा लैंड है वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। तो हम जब बच्चे को भेजेंगे तो बच्चा जो है ना इसमें क्या क्या सीखेगा? बच्चा जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बच्चा डिस्कवर कर पाएगा, और स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी अपने आसपास के एरिया के लैंड के बारे में जानने के लिए, और वो क्या करेगा? इंजॉय करेगा। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ABC वाला ऑप्शन सही है।
77 की बात की जाए तो students are asked to prepare models related to environmental problems and solutions and participate in a national exhibition. This is a good way to engage student as. तो विद्यार्थी को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ये विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि मॉडल मेकिंग कीप स्टडी बिजी एंड इंगेज्ड। मॉडल मेकिंग यूजिंग एक्सपेंसिव मेटल्स, कभी भी एक्सपेंसिव चीज़ों पर खुशी करने की बात तो हमारा एनसीएफ नहीं करता है, राइट। मॉडल मेकिंग डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। मॉडल मेकिंग ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लासरूम। तो इसमें देखिए सबसे सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें हम लोगों को बताना है सबसे अच्छा एंड सटीक आंसर कौन सा है। तो जब हम लोग बच्चा जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को डील करने के सोचता है तो वो उसके बच्चे में क्या हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। ओके, सो 77 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं 78 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी यूज बाय एन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ टीचर टू इम्पार्ट प्रोसेस स्किल्स टू हर स्टूडेंट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी यूज बाय एन इन्वायरमेंटल स्टडी। नीचे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें से कौन सी एक्टिविटी हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। डांसिंग, गार्डनिंग, रेसिटेशन या फिर सिंगिंग। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। गार्डनिंग जो है हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ओके, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए हुए। ओके, बीज बोए हुए 2 बर्तनों में। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में रखने के लिए बोला है और दूसरे को सूर्य प्रकाश के सामने रखने के लिए कहा है। तो राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा, आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा, अवलोकन कौशल विकसित करने में, या फिर संप्रतियों की प्रस्तुति में, या फिर समयबद्धता और अनुशासन में। तो देखिए ये किस चीज़ को इन्हांस करेगा, कॉन्फिडेंस को या फिर ऑब्जर्वेशनल स्किल को, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट या पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन को। सो अगर आपको करेक्ट आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर इससे क्या होगा, बच्चे को क्या बोला है, आप बार बार उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो, तो बच्चे की ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो डेवलप होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन। हाउ कैन एन ईवीएस टीचर मेक हर स्टूडेंट अ बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। किस तरीके से एक ईवीएस के टीचर अपने बच्चे को इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर बना सकती है। आस्किंग देम टू रीयूज रिसाइकल द प्रोडक्ट्स, आस्किंग देम टू डेवलप न्यू रिसोर्सेज, making them to be caretaker of one plant tree of their locality, asking them not to harm the nature। तो देखिए सबसे सही क्या लग रहा है, देखिए इसमें टीचर क्या बोलेगी, तुम रीयूज़ करो, रिसाइकल करो या डेवलप करो, न्यू रिसोर्सेज डेवलप करो, ये सब नहीं आप बोलोगे करने के लिए। आपको बच्चे को एक प्रोटेक्टर बनाना है तो आप बोलोगे कि एक ट्री का, अपने लोकल एरिया का एक ट्री को क्या करो, अच्छे से केयर करो, अपने इलाके के पेड़ पौधों का ख्याल रखो, राइट। तब बच्चा बनेगा सही प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। अब देखते हैं, जैसे कि देखो आपने, हम लोग 81 पे पहुंच चुके हैं और एक भी आंसर आपको जो क्वेश्चन है ना वो हाथी के बारे में पूछा गया है, ना ही हनी बी के बारे में पूछा गया है, किसी के बारे में नहीं पूछा है। सारा क्या बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस है बच्चों के रिगार्डिंग। मोस्टली क्या सारे ही क्वेश्चन जो है ना वो पेडागोजी से ही आया हुआ है, राइट। पेडागोजी से ही आया है मोस्टली क्वेश्चंस। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए 81 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर अचीव्ड थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बच्चा जो है इंक्वायरी कर रहा है तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, कौन सी चीज़ जो है ना डेवलप होगी, इन्हांसमेंट,
इन क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, डेवलपिंग लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस। तो बच्चे के अंदर देखिए फर्स्ट जो है क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स इंगेजमेंट इन लर्निंग ये भी होगा, सोशल इंटरेक्शन भी होगा बच्चे के साथ में, और ये लोअर ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग को तो बच्चे के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करना है ना, तो ए बी सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब 82 वाला। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सही है? सेंसरी एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, गेन इन मोर नॉलेज एंड बेटर ग्रेड्स, या इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस स्किल। तो देखिए सेंसरी एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को छू कर सिखाना, किसी चीज़ को दिखा कर सिखाना, ऑडियो विजुअल के माध्यम से अगर सिखाया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, राइट। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। हमें गेन के बारे में बच्चों को सिखाना नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस स्किल, तो ए बी एंड डी तीनों सही है, और ए बी डी कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 83 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो जो सचिन है ना वो कम्स फ्रॉम अ सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। सचिन एक बच्चा है जो कि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है। तो मिसिस खुराना हिज क्लास टीचर शुड हेल्प सचिन एंड क्रिएट अ क्लासरूम बैकग्राउंड इन्वायरमेंट विच। तो जो खुराना है वो उसकी क्लास टीचर है, तो वो अपने क्लास को किस तरीके से बनाएगी, क्रिएट करेगी कि बच्चे जो है उसको एक्सेप्ट करें। सो वैल्यूज़ हिज कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड, इसके कल्चर को और सोशल बैकग्राउंड को वैल्यू करेगी या डिस्करेज करेगी। डिस्करेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तुरंत कट कर दो। कैटेगराइज हिम, कैटेगराइज भी उसको नहीं करना है। टीच हिम एटिक्वेट्स एंड द मैनर्स, उसको मैनर्स सिखाएगी। एज अ टीचर आप क्या करेंगे, बच्चों की जो भी उसका कल्चर है और जो भी उसका बैकग्राउंड है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं अब 84 वाला। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अ टीचर टू मेक ईवीएस क्लासरूम इफेक्टिव। ईवीएस की क्लासरूम को इफेक्टिव करने के लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पदायक है? गार्डन ऑफ स्कूल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टीवी। तो देखिए स्कूल का जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ईवीएस को क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए। एंड जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर आपका टीवी वगैरह सब आ जाता है, राइट। एसटीटी में बच्चा सब कुछ सीख लेता है। सो ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब 85 वाला। मिसेस मेहरा वांट्स टू असेस हर स्टूडेंट फॉर इंटरपर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़। तो टीचर जो है ना, एक मिसेस मेहरा जो है अपने बच्चे के आकलन के लिए इंटरपर्सनल जो उसकी पर्सनालिटी है उसका आकलन करना चाहती है। तो कौन सा असेसमेंट टूल सबसे ज़्यादा बेहतर होगा? पेपर पेंसिल टूल, या डिस्कशन, या ग्रुप एक्टिविटी, या ओरल क्वेश्चंस। तो सबसे अच्छा क्या होगा? डिस्कशन एंड ग्रुप एक्टिविटी, मीन्स बी एंड सी, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 वाला। अब सिर्फ 4 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ टीचर मिसेस मेहता ऑलवेज कैरी मैप ऑफ इंडिया इन हिज क्लासरूम बिकॉज जो टीचर है मेहता साहब जो हैं वो हमेशा अपने क्लास में मैप लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि मैप जो है अच्छे से ड्रॉ किया रहता है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मैप पसंद है, इसलिए स्टूडेंट जो है ना मैप देख के खुश हो जाते हैं, इसलिए लेके जाना चाहिए। और क्योंकि मैप जो होता है ना स्टूडेंट को समझने में मदद करता है, एक्चुअल प्लेस एंड डायरेक्शंस को समझने में मदद करता है, इसलिए मैप
को लेके जाना चाहिए, या फिर स्टूडेंट स्टे क्वाइट एंड अटेंटिव इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बच्चा बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाता है एंड बहुत अच्छे से सुनता है इसलिए। तो जो मैप है वो क्या करता है, एक्चुअल पोजीशंस एंड डायरेक्शंस बताने को हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा मैप के रिगार्डिंग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 वाला। Mr. Arjun often asks interesting question in the EVS class regarding what students saw while they are walking down the playground after games class। देखो, तो गेम क्लास में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उस क्लास में आते वक्त जो टीचर है ना उनसे पूछता है कि तुम गेम्स के पीरियड में बाहर गए थे, तो क्लास में आते वक्त आपने कौन सी चीज़ देखी वो मुझे बताओ। तो ये कौन सी थिंकिंग है, लिसनिंग थिंकिंग है, थिंकिंग स्किल है, या ऑब्जर्वेशन स्किल है, या इमोशनल स्किल है। तो ये कौन सी स्किल हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन स्किल की बच्चा क्या क्या चीज़ को ऑब्जर्व किया, कहाँ पे पेड़ था, कौन से कलर का फ्लावर था, ये सारा ऑब्जर्व करना ऑब्जर्वेशनल स्किल के अंदर आता है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड मैथड ऑफ EVS एजुकेशन। प्राइमरी लेवल में कौन सा गुड मैथड नहीं है। ओके, आस्किंग स्टूडेंट टू मेक ऑब्जर्वेशन, गिविंग कॉन्सेप्चुअल फैक्ट इन क्लासरूम लेक्चर, फील्ड विजिट एंड वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़। कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म दिखाना है तो वो तो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए अच्छा होगा। अब बच्चों को गार्डन में लेके जाते हो, कहीं घुमाने लेके जाते हो, वो भी अच्छा ही होगा, राइट। ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलते हो, ये भी अच्छा है। बच्चों को हम कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स और क्लासरूम में जो लेक्चर देते हैं ना वो प्राइमरी लेवल के लिए सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ नॉट अ गुड मैथड। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं 89 वाला। जो मिसिस मनीषा है ना वॉन्ट्स टू क्रिएट अ बेटर EVS लर्निंग इन्वायरमेंट शी प्लान्स। तो जो मिसिस मनीषा है ना वो अपने क्लास को एकदम बेटर बनाना चाहती है, अपने लर्निंग इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बनाना चाहती है। तो ये वो क्या प्लान करेगी, टेक एक्स्ट्रा क्लासेस एवरी वीकेंड, गिव नोट्स टू स्टूडेंट्स, मेक देम क्रैम द नोट्स एंड कंडक्ट अ सर्वे ऑफ नेबरहुड। क्या करेगी, एक्स्ट्रा क्लास लेगी, नोट्स भेज देगी, नोट्स को कॉपी करने के लिए कहेगी, या फिर कंडक्ट द सर्वे ऑफ नेबरहुड। क्या करेगी टीचर, अपनी क्लास को अगर उन्हें बेटर बनाना है तो सर्वे करेगी नेबरहुड में। ओके, कि क्या प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। EVS फॉलोज द अप्रोच ऑफ। EVS जो है ना किस अप्रोच को फॉलो करता है, बच्चा जो है EVS से क्या क्या सीखता है। ओके, EVS की क्लास से बच्चा क्या सीखता है। आपका क्वेश्चन, एक मिनट पूरा हिल गया। EVS के क्वेश्चन से बच्चा क्या सीखता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एसोसिएशनिज्म, बिहेवियरिज्म, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चा जो है ना EVS फॉलोज द अप्रोच ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे को कैसा बनाती है, सामाजिक रचनावादी। बच्चा अपने समाज को देखकर ही रचना कर लेता है और बहुत कुछ सीख लेता है। तो ये 90 क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट हुए। पेपर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अच्छे से प्रैक्टिस करें पेपर की, PYQ ज़रूर पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो जाए पेपर किस तरीके से आते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।